नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। अध्याय 5 भारतीय समाज में नए विचार। भारतीय समाज में अनेक भारतीय समाज सुधारक हुए, जिनके विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था। इसी कड़ी में गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले, वर्तमान में बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ चलाया। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे। यह 19वीं सदी की बात है, जब देश की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नव जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर ही था। 200 साल तक लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। लोगों ने समाज में फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसलिए समाज सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगी। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन पुनः शुरू हुए। इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास हुए, ताकि उनमें भी नव जागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालिक भारत की आधुनिकता के लिए शुरू हुए इस वैचारिक धारणा को ही भारतीय नव जागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। उन्नीसवीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी। समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा हुई थी। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे विचारों से अवगत हुए थे। ये भारतीय समाज में भी नया सुधार और विचार लाना चाहते थे। बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया था। इसलिए उन्होंने पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वे चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, ताकि स्थानीय लोग भी इन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया। इसी तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। उस समय नारी की स्थिति बहुत ही खराब थी। 19वीं सदी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था।
कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिए जाने के कारण कितनी ही लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थीं। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने के लिए विवश किया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफ़ेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसके अलावा उस समय बहुविवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियां होती थी। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उसका वध कर दिया जाता था। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आज के समाज में महिलाओं का विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हुआ है। सबसे पहले राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए समाज में विचार वाद विवाद आरंभ कराया। उसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश की गई। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद कराने के लिए अंग्रेज सरकार से भी प्रार्थना की। इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून लागू किया। दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था। लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका? विधवा पुनर्विवाह 16 जुलाई 1856। उस समय बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया। महादेव गोविंद रानडे ने भी समर्थन किया। महादेव गोविंद रानडे। आंध्र प्रदेश में भी वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। उस समय के प्रमुख सामाजिक कुप्रथाओं में से एक विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि थे। जाति प्रथा भी उस समय के सामाजिक बुराइयों में से एक था। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया। बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की। अंततः सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी, जिसे आज़ादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है।
इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह एवं कन्या वध प्रथा भी समाप्त होने लगी। साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण एवं शिक्षा की जरूरत है। समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को शिक्षा देने से उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और यह केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास ने सन 1839 में कलकत्ता का बेथम स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्कूल तथा कॉलेज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। इस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए। ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा जो स्कूल खोले गए उसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियों एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा था। हमारे समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास एवं नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में ही देखा। नारी सुधार कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा, फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रामाबाई की कहानी सुनिए। रामाबाई का जन्म सन 1856 में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इससे उनका घोर विरोध हुआ। उन्होंने गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया क्योंकि उन दिनों पढ़ी लिखी लड़कियों से सब कतराते थे। रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि के प्रभावित कई लोग थे। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थी कि महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए, मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्या समाज सुधारकों ने जाति प्रथा को भी मिटाने का प्रयास किया? क्या जात पात का भेदभाव कैसे पनपा होगा? जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति के दो वर्गों में बंट गया था। निम्न जाति वाले मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वे कुएं में पानी नहीं भर सकते थे। उन्हें तुच्छ समझा जाता था। रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थानों ने जाति प्रथा को कड़ी चुनौती दी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का गठन हुआ। इसके सदस्य विभिन्न जाति के लोग थे। उनकी बैठकें रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप से की जाती थी। सन 1865 में इसका पुनर्गठन प्रार्थना समाज के रूप में किया गया था।
जिसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की घोर निंदा की। माली जाति में जन्म लेने वाले ज्योतिबा फुले ने तो निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। उसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यतः एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों को की नियुक्ति किए जाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण लाने का प्रयास किया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट किया। उन्होंने इनके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अनेक प्रयास किए। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सभी जाति के लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाया। महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने पर स्वयं को निम्न जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जाति को अपने उद्धार के लिए शिक्षित एवं संगठित होना चाहिए। उनको राजनीतिक भागीदारी करनी चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। भारत के संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। परंतु जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण की जरूरत है। यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था।